हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल आर के एजुकेशन क्लास। आज हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स बीए प्रोग्राम सेकेंड और थर्ड सेमेस्टर के हिस्ट्री। इसका पार्ट 1 मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2, गयासुद्दीन बलवान 1266 से 1286 तक। सुल्तान इल्तुतमिश तथा सुल्तान गयासुद्दीन बलवान के शासन काल के माध्यम लगभग 30 वर्षों का अंतराल है। सुल्तान इल्तुतमिश और सुल्तान गयासुद्दीन बलवान के शासनकाल में मध्यम 30 वर्षों का अंतराल है। 30 वर्षों का डिफरेंस है उनके शासनकाल में। इस काल में कई शासक दिल्ली की गद्दी पर बैठे और इस शासनकाल में जो 30 वर्ष थे इसमें कई शासक दिल्ली की गद्दी पर बैठे और रजिया, बरहम शाह, अलाउद्दीन मसूद तथा नसरुद्दीन महमूद, जिनका शासन अल्पकालीन था। इस काल में सत्ता के लिए सुल्तान और चहलगनी दल के माध्यम संघर्ष चला, जिसमें बराबर चहलगनी दावा हावी रहा और जिसमें किसका चहलगनी का दल जो था वो हावी रहा। सुल्तान और चहलगनी के दल के माध्यम संघर्ष चला और जिसमें चहलगनी का जो दल था वो उन पर हावी रहा और अंत में इस संघर्ष में सुल्तान की शक्ति कम होती गई और अंत होते होते इसमें सुल्तान की जो शक्तियां थी वो कम होती गई। इस दल के नेता उल्ग खान ने सुल्तान बलवान के नाम से 1266 में अपना शासन प्रारंभ किया और इस दल के जो नेता थे उल्ग खां ने सुल्तान बलवान के नाम से 1266 में अपना शासन प्रारंभ किया। मध्यकाल का प्रसिद्ध इतिहासकार बरनी लिखता है कि सुल्तान गयासुद्दीन बलवान दिल्ली के राज सिंहासन पर विराजमान हुआ तो उसने प्राचीन राजाओं के अनेक अधिनियमों का अनुसरण करते हुए ईरान के सम्राटों की भांति अपनी राज्यसभा को संशोधित किया। अपने मित्रों तथा संबंधियों को देश में प्रतिष्ठा तथा सम्मान प्रदान किया। अपने पुत्र तथा सरदारों को उच्च पद दिए और बड़े बड़े इक्ते प्रदान किए। क्या क्या उन्हें सुल्तान गयासुद्दीन बलवान ने दिल्ली के राजसिंहासन पर विराजमान हो गया और प्राचीन राजाओं के जो अनेक अधिनियमों का अनुसरण करते हुए उन्होंने ईरान के सम्राटों की भांति अपनी राज्यसभा को संशोधित किया और अपने मित्रों, अपने संबंधियों और देश की प्रतिष्ठा का सम्मान प्रदान किया और अपने पुत्रों तथा सरदारों को उच्च पद दिए और बड़े बड़े इक्ते प्रदान किए। उन्होंने बलवान को सुल्तान बने रहने के लिए दो ओर से मुख्य खतरा हो सकता था और बलवान को सुल्तान बने रहने के लिए मुख्य ओर से दो ओर से खतरा हो सकता था। जब तक इल्तुतमिश के वंशज रहते उसका सुल्तान के लिए दावा कभी भी कमज़ोर पड़ सकता था और जब तक कि इल्तुतमिश के वंशज रहते उसके सुल्तान बनने का जो दावा था वो कमज़ोर पड़ सकता था। इसीलिए उसने इल्तुतमिश के वंश का पूरी तरह से सफाया कर दिया। बलवान ने क्या किया, इल्तुतमिश के वंशज का सफाया कर दिया। दूसरी ओर बलवान को चहलगनी की ओर से खतरा हो सकता था और दूसरी ओर किससे हो सकता था, चहलगनी की ओर से खतरा हो सकता था। वह खुद भी उनमें से एक था उनमें से ही एक था और जो कुछ भी उत्तराधिकार के प्रश्न पर वे इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद करते आए थे वह केवल उससे छुपा हुआ नहीं था बल्कि वह स्वयं उनमें भागीदार था। चहलगनी की शक्ति को तहस नहस करना उसका प्रथम लक्ष्य था। सबसे पहले उसने नसरुद्दीन मोहम्मद के समय मुख्य रूप से दोबारा नायाब बनने के बाद अपने हर राजनीतिक शत्रु को मार्ग से हटाना शुरू कर दिया। इस दिशा में जो खतरा हो सकता था बलवान को, पहला खतरा हो सकता था इल्तुतमिश के वंशज से, तो उसने पहले उनको सफाया कर दिया उनका। फिर दूसरा खतरा उससे किससे हो सकता था, चहलगनी की ओर से खतरा हो सकता था। उन्हें चहलगनी की ओर से भी उनका भी सफाया कर दिया क्योंकि वो उनमें से खुद भी उनमें से ही भागीदार था। जो भी काम किए थे उन्होंने बलवान भी भागीदार था और चहलगनी की शक्तियों को उन्हें तहस नहस करना ही उसका प्रथम लक्ष्य था। सबसे पहले उनने नसरुद्दीन मोहम्मद के समय मुख्य रूप से दोबारा नायाब बनने के बाद अपने हर राजनीतिक जो भी शत्रु थे उसके दुश्मन थे उसके उनको मार्ग से हटाना शुरू कर दिया और इस दिशा में जो सिलसिला इमादुद्दीन हैरान की मृत्यु से शुरू हुआ वह उसके सुल्तान बनने के बाद भी चला। बरनी ने स्पष्ट शब्दों में लिखा है, अनेक समासी खानों तथा मालिकों को जिन्हें
उसने अपने राज सिंहासन का शत्रु और प्रतिद्वंदी समझा, उसे शरबत या शराब में विष दिलवाकर मरवा डाला, क्योंकि खुल्लम खुल्ला उनकी हत्या से उसे बदनामी का भय एवं विश्वास के कम हो जाने की चिंता थी। क्या लिखा? बर्नी ने लिखा कि उसने जो भी उसके दुश्मन थे या उसके जो प्रतिनिधि थे उनने क्या किया, शरबत या शराब में विष मिलाकर, जहर मिलाकर उन्हें पिला डाला, क्योंकि अगर वो उसने खुल्लम खुल्ला उनकी हत्या करता तो उसे बदनामी हो सकती थी, उसको विश्वास जो था उन लोगों का उस पर वो भी कम हो सकता था, उसको चिंता थी, इसलिए उन्होंने शराब और शरबत में मिलाकर उनको जहर दे दिया। बलवान के काल में राजनीतिक दृष्टि से चहलगनी दल के प्रभुत्व का दौर समाप्त हो गया, और बलवान के काल में राजनीतिक दृष्टि से चहलगनी का जो दल था उनका प्रभुत्व, उनका दौर समाप्त हो गया। चहलगनी दल का स्थान लेने के लिए जो अमीर आए, और चहलगनी दल का जो स्थान लेने के लिए जो भी अमीर आए, उनके दिमाग में यह बात बलवान पूरी तरह से बिठा देना चाहता था कि सुल्तान का स्थान राजा व्यवस्था में सबसे महान है, और जो भी उनके चहलगनी की जगह जो भी अमीर आए सत्ता पर बैठने, उनके दिमाग में उन्हें पूरी तरह से क्या बिठा देना चाहता था, जो कि राजा है, व्यवस्था है, वह सबसे महान है, और वह पृथ्वी पर खुदा का एक नुमाइंदा होने के कारण न केवल स्तर में बहुत बड़ा है, बल्कि उनके सामने अपने किसी कथन या कदम के लिए उत्तरदायी नहीं है। नुमाइंदा होने के कारण कहता कि न केवल वह उसमें स्तर में बड़ा है सबसे, बल्कि उनके सामने अपने किसी कथन या कदम के लिए उत्तरदायी नहीं है। राजत्व का यह देवी सिद्धांत इसलिए प्रयोग में लाया गया क्योंकि वह पूर्ण रूप से अमीरों को अपने बस में रखना चाहता था, और ये किसने लाया गया? क्योंकि वो पूर्ण रूप से अमीरों को अपने बस में रखना चाहता था, अपने काबू में रखना चाहता था। केवल दमन तथा वैचारिक पाखंड का सहारा लेकर बलवान सुल्तान की हैसियत को प्रतिष्ठावान नहीं करना चाहता था, और केवल वह दमन तथा वैचारिक पाखंड का सहारा लेकर बलवान सुल्तान की हैसियत को प्रतिष्ठावान नहीं करना चाहता था। उसके दरबार में कोई भी ठट्ठे मतलब खूब जोर से कोई भी नहीं हंसने की किसी को भी हिम्मत नहीं थी। दरबार में उठने बैठने तथा कार्यवाही के जो उसने नियम बनाए थे उनका उसने पूरी तरह से पालन किया, और जो भी उसने अपने दरबार में उठने बैठने या कार्यवाही करने के जो भी नियम बनाए थे उनका उसने पूरी तरह से पालन किया। उसके दरबार में जो भी अमीर या स्थानीय सरदार आता उसको बायोबस तथा सजदा की रस्म अदा करनी पड़ती थी, और उसके दरबार में जो भी आता था उसको उसके सजदा करने की जो रस्म थी वो करनी पड़ती थी। पायोबोस का मतलब है पैर को चूमना, सजदा जमीन पर माथे को रखना। नमाज में सजदा करना एक अनिवार्य विधि है, और नमाज में सजदा करना एक अनिवार्य विधि है। यहाँ बरनी के निम्नलिखित शब्द पेश किए जा सकते हैं, और यहाँ बरनी के निम्नलिखित शब्द पेश किए जा सकते हैं संक्षेप में। सुल्तान बलवान ने अपने 20 वर्ष के राज्यकाल में बादशाही की प्रतिष्ठा, उसके ऐश्वर्य, वैभव और सम्मान की इस प्रकार रक्षा की कि उससे अधिक कोई अन्य नहीं कर सकता था। अनुशासन की रक्षा के लिए वह इस सीमा तक बढ़ गया कि उसने बैठने की व्यवस्था करने वाले तशदारों, सुल्तान का हाथ मुंह धुलाने वाले ख्वाजा सराओं और अपने निज के उन कर्मचारियों के लिए जो कि एकांत में भी उसकी सेवा करते थे, कड़े नियम बना दिए थे। आगे चलकर वर्णी लिखते हैं, उसने अपने जानने वालों और न दूसरों के सम्मुख कोई ऐसे कार्य या कोई ऐसी बातचीत की जिसके कारण बादशाही के सम्मान को किसी प्रकार का धक्का पहुंचता। उसने जो उसके जानने वाले थे और न दूसरे सम्मुख कोई ऐसा कार्य या कोई ऐसी बातचीत की जिसके कारण उसकी बादशाही के सम्मान को कोई प्रकार का धक्का पहुंचता। इन सारे नियमों तथा दरबारी शिष्टाचारों को लागू करने के पीछे उसका उद्देश्य यह था कि वह अमीरों तथा सरदारों के हृदय में इतना आतंक बिठा देना चाहता था कि वे भयभीत होकर उसकी निरंकुशता के सामने हमेशा के लिए झुक जाएं। वह अपने लक्ष्य में सफल हुआ और सुल्तान का शासन निरंकुशता का पूर्ण प्रतीक बन गया।
और इन सारे नियमों को वह दरबारी के शिष्टाचार में इस तरह लागू कर देना चाहता है कि जो भी अमीर या सम्राट थे उनके दिल में उसका आतंक बैठा देना चाहता, अपना आतंक बैठा देना चाहता था कि वे भयभीत होकर उसकी निरंकुशता के सामने हमेशा के लिए झुक जाए, उसकी निरंकुशता के सामने हमेशा के लिए झुक जाए। वे अपने लक्ष्य में सफल हुआ और सुल्तान का शासन निरंकुशता का पूर्ण प्रतीक बन गया। बलबन वर्सेस विद्रोह। और बलबन वर्सेस विद्रोह में क्या है? एक और बलबन ने अमीरों को अपने काबू में रखने के लिए कड़े उपाय किए, तो दूसरी ओर उसने उस स्थिति पर ध्यान दिया जो मायावियों तथा स्थानीय सरदारों द्वारा पैदा हो गई थी। एक और तो उन्होंने अपने अमीरों को अपने काबू में रखने के लिए कड़े उपाय जो किए, और दूसरी ओर उसने उस स्थिति पर ध्यान दिया जो कि मायावियों तथा स्थानीय सरदारों द्वारा पैदा हो गई थी। दिल्ली सल्तनत की बागडोर संभालने के बाद अपने राज्यकाल के प्रथम वर्ष के अंत में दिल्ली के निकट के जंगलों को कटवाने का कार्य शुरू कर दिया। और दिल्ली सल्तनत की बागडोर संभालने के बाद उसने अपने राज्यकाल के प्रथम वर्ष के अंत में ही जो दिल्ली के निकट के जो जंगल थे उनको कटवाने का कार्य शुरू कर दिया। और बर्नी के अनुसार उसने सभी जंगल पूर्णतः कटवा डाले, और बर्नी के अनुसार उन्होंने जो भी जंगल जो थे वो पूर्ण रूप से कटवा डाले। यह कार्यवाही इस कारण की गई कि ताकि विद्रोही दिल्ली के आसपास के घने जंगलों में छिप ना सकें। ये कार्रवाई इसलिए की गई क्योंकि जो विद्रोही थे वो दिल्ली के जो आसपास के जंगल थे उसमें छिप ना सकें। फिर उसने मायावियों का विनाश करना शुरू किया, और फिर उसने क्या किया, जब जंगल वंगल कटवा दिए उसने मायावियों का विनाश करना शुरू कर दिया, जो एक बहुत बड़ी संख्या में मौत के घाट उतार दिया गया, जो कि बड़ी संख्या में मौत के घाट उतार दिया गया। इस क्षेत्र में उसने एक किले का भी निर्माण करवाया, और इस क्षेत्र में क्या करवाया, एक किले का भी निर्माण कराया, और राजधानी के समीप के क्षेत्रों में थाना स्थापित किया, और राजधानी के समीप के क्षेत्रों में एक थाना भी स्थापित किया। वहाँ अफगानों को नियुक्त किया गया, और वहाँ किनको, अफगानों को नियुक्त किया गया। राजधानी तथा उसके निकट के क्षेत्रों में व्यवस्था तो स्थापित हो गई, लेकिन सुल्तान की सेना को भी क्षति उठानी पड़ी। राजधानी तथा उसके निकट के जो क्षेत्रों में जो व्यवस्था की वो तो स्थापित हो गई, लेकिन सुल्तान की सेना को भी इसकी क्षति उठानी पड़ी, इसका नुकसान सुल्तान को भी उठाना पड़ा। दोआब के विद्रोह भी बलबन के आतंक से नहीं बच पाए, और जो दोआब के विद्रोह थे वे भी बलबन के आतंक से नहीं बच पाए। लेकिन ऐसा लगता है कि दोआब में विद्रोहियों का सफाया करने के लिए उसने बड़े अमीरों को आदेश दिया, जो अपनी बड़ी बड़ी सेनाएं लेकर इस कार्य में जुट गए। बर्नी के अनुसार इन क्षेत्रों के भी जंगल काट डाले गए और विद्रोह करने वालों को छीन भिन्न कर दिया गया, तो आज्ञाकारी और राजभक्त बना लिया गया। लेकिन जहाँ तक कंपिल, पटियाली तथा कटेहर का संबंध है, सैनिक अभियानों का नेतृत्व खुद बलवान ने किया। कंपिल और पटियाली में बर्नी के अनुसार वह 5-6 महीने रहा, और कंपिल और पटियाली में बर्नी के अनुसार वह वहाँ 5-6 महीने रहा। विद्रोहियों को मौत के घाट उतार कर दिल्ली सल्तनत की प्रभुता स्थापित की तथा मार्ग सफा कर दिए, और विद्रोहियों को मौत के घाट उतार कर दिल्ली सल्तनत की प्रभुता स्थापित की तथा मार्ग साफ कर दिए गए। इसका नतीजा ये हुआ, फर्स्ट, इन मार्गों पर बंजारे तथा व्यापारी आने जाने लगे, और इसका नतीजा क्या हुआ कि इन मार्गों पर बंजारे तथा व्यापारी आने जाने लगे। सेकेंड इज, उन प्रदेशों को अधीन कर लेने से दिल्ली में अत्यधिक संपत्ति पहुंच गई, रजा पशु तथा मवेशी सस्ते हो गए, और उन प्रदेशों को अधीन कर लेने से दिल्ली में अत्यधिक संपत्ति पहुंच गई, जिसकी वजह से पशु तथा मवेशी सस्ते हो गए। कटेहर पर सैनिक कार्रवाई पूरी तैयारी के साथ की गई। बलबन ने केंद्रीय सेना को तैयार करने का आदेश दिया। इस सैनिक अभियान में 5000 धुरंधरी उसके साथ थे। बर्नी ने कटेहर अभियान का विवरण विस्तार में किया है। वे लिखता है, कुछ दिनों वे कटेहर में ठहर गया और भीषण संहार करता रहा, यहाँ तक कि कटेहर के विरोधियों
के रक्त की नदी जमीन पर बहा दी। प्रत्येक ग्राम, जंगल और खेत के सामने लाशों के ढेर लगा दिए। कटेर के सभी ग्रामों को सेना ने लूट लूट कर तहस नहस कर दिया। लूटमार के आधिक्य से सुल्तानी सेना भी धनी बन गई और वहाँ के जो निवासी थे वो मालामाल हो गए। कुल्हाड़े चलाने वाले और सैनिकों ने घने जंगलों के मार्गों को कुल्हाड़ों से काट काट कर साफ कर दिया। वादियों, अमरोहा, संभल, कटेर निवासियों के उपद्रव से सुरक्षित हो गया। सुल्तान बलवान ने उन जैसे उपद्रवियों का जिन्होंने इतनी जड़ पकड़ ली थी पुण्यात विनाश कर दिया। और क्या किया गया कि वहाँ के जो भी कटेर के जो ठहरा गया था वहाँ पर उन्हें भीषण संहार करता रहा और वहाँ पर विरोधी जो थे उनके रक्त की नदी जमीन पर बहा दी। प्रत्येक ग्राम, जंगल और खेत के सामने लाशों के ढेर लगा दिए गए और लूट लूट कर जो सामान था वहाँ का लूट लूट कर तहस नहस कर दिया। और लूट मार से अधिक से सुल्तानी की जो सेना थी वो भी धनी बन गई और वहाँ के निवासी मालामाल हो गए। और कुल्हाड़े चलाने वाले और सैनिकों ने घने जंगलों के मार्गों को कुल्हाड़ों से काट काट कर साफ कर दिया। अमरोहा, संभल, कटेर निवासियों के उपद्रव से सुरक्षित हो गया और सुल्तान बलवान ने उन जैसे उपद्रवियों का जिन्होंने इतनी जड़ पकड़ ली थी पुण्यात विनाश कर दिया। इसके बाद बलवान ने जुदा पर्वत की ओर ध्यान दिया। वहाँ भी उसे सफलता मिली और वहाँ भी उसको सफलता मिली, सक्सेस मिली। बर्नी के अनुसार पहाड़ियों की सेना से असंख्य घोड़े प्राप्त हुए और बर्नी के अनुसार पहाड़ियों की जो सेना थी वहाँ से असंख्य घोड़े प्राप्त हुए। लूट के घोड़ों की अधिकता से सेना में घोड़ा का मूल्य 30 से 40 टन के तक पहुंच गया। राज्य तत्व की प्रतिष्ठा स्थापित करने, चहलगनी की राजनीतिक शक्ति को छीन भिन करना तथा स्थानीय सरदारों और विद्रोहियों की शक्ति को तहस नहस करने का नतीजा यह निकला कि दिल्ली सल्तनत की प्रभु सत्ता को दृढ़ता प्राप्त हुई। प्रशासनिक तथा सैनिक रूप से इस समय दिल्ली सल्तनत का शक्तिशाली होना इसलिए बेहद जरूरी था क्योंकि उसके लिए एक बहुत बड़ा खतरा मंगोलों ने पैदा कर दिया था। मंगोलों चंगेज खां की मृत्यु के बाद कई शाखाओं में बट गए थे और मध्य एशिया में तुर्किस्तान तथा मवरा उन्नयन चगताई शाखा के अधीन था। चगताई शाखा ने दिल्ली सल्तनत के प्रति लूटमार की नीति अपनाई। मंगोल चंगेज खां की मृत्यु के बाद भी एक मामूली शक्ति नहीं थे और मंगोल चंगेज खां की मृत्यु के बाद भी एक मामूली शक्ति नहीं थे। उनका खतरा अभी भी बढ़ा चढ़ा था। बरहम शाह के राज्यकाल में वे लाहौर तक पहुंच गए थे और बलवान ने सामन के सामने उनके अभियानों ने एक अत्यंत गंभीर समस्या खड़ी कर दी थी। इसी कारण उसने अपना पूरा ध्यान दिल्ली सल्तनत को संगठित करने में लगाया। एक प्रबल तथा अनुशासित साम्राज्य ही मंगोलों के हमलों का जवाब था। एक संगठित करने लगे और एक प्रबल तथा अनुशासित साम्राज्य ही मंगोलों के हमलों का जवाब था। दिल्ली से अवध तक एवं लाहौर से मुल्ताना तक के क्षेत्र में बलवान शांति व व्यवस्था स्थापित करने में सफल हुआ, लेकिन बंगाल के हकीमत तथा मुक्ता तुगरिल के विद्रोह ने एक उग्र रूप धारण कर लिया। बलवान शांति व व्यवस्था स्थापित करने में सफल हुआ, लेकिन बंगाल
बंगाल के हकीम तथा मुक्ता तुगरिल के विद्रोह ने एक उग्र रूप धारण कर लिया। बलबन समझता था कि तुगरिल के विद्रोह को उसके अमीर दबा देंगे, फिर वह दिल्ली छोड़कर इतनी दूर जाने के लिए तैयार नहीं था। उसके लिए प्रथम प्रश्न अब भी मंगोल थे। इसलिए उसने अवध के मुक्ता सर्वप्रथम प्रशासनिक अधिकारी अमीर खां को आदेश दिया कि वह अपनी सेना लेकर बंगाल की ओर बढ़े और उसने अमीर खां को आदेश दिया कि वह अपनी सेना को लेकर बंगाल की ओर बढ़े। अमीर खां का सैनिक अभियान असफल रहा और अमीर खां का जो सैनिक अभियान था वो असफल रहा। तो तुगरिल के हाथों पराजित होकर खड़ा हुआ और तुगरिल के हाथों पराजित होकर वह भाग खड़ा हुआ। उसकी हार बलबन की प्रतिष्ठा के लिए बहुत बड़ा धक्का थी और उसकी हार बलबन की प्रतिष्ठा के लिए बहुत बड़ा धक्का थी। लगातार 2 सैनिक अभियानों का असफल होना एक साधारण घटना नहीं थी और लगातार 2 सैनिकों का अभियान का असफल होना एक साधारण घटना नहीं थी। अपनी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए उसने अत्यंत बूढ़ा होने के बावजूद तुगरिल के विद्रोह को दबाने के लिए दिल्ली से कूच किया। वर्षा के कारण लखनऊ पहुंचने में जो देर लगी उसे तुगरिल को निकालकर जजानगर के क्षेत्र में जाने का मौका मिल गया। लखनऊ पर अधिकार जमाने के बाद तुगरिल की तलाश शुरू हुई और लखनऊ पर अधिकार जमाने के बाद तुगरिल की तलाश शुरू हुई और आखिर में बलबन के कुछ सैनिकों ने बंजारों की सहायता से उसको ढूंढ निकाला और आखिर में बलबन के कुछ सैनिकों ने बंजारों की सहायता से उसको ढूंढ निकाला। उसकी सेना में भगदड़ मच गई और तुगरिल भी भाग खड़ा हुआ उसकी सेना में भी भगदड़ मच गई और तुगरिल भी जो था वो भी भाग खड़ा हुआ। लेकिन 2 सैनिकों ने उसका पीछा करके उसका सिर काटने में सफलता प्राप्त की। बलबन ने उसके साथियों, रिश्तेदारों तथा बेटों को भी नहीं छोड़ा और बलबन ने उसके साथियों को तुगरिल के साथियों और उसके रिश्तेदारों, उसके बेटों को भी नहीं छोड़ा। लखनऊ के बाजार के मार्ग पर सूलियां गड़वाकर उन्हें ठोक दिया गया बलबन की मुगलों के प्रति नीति। क्या नीति थी? मंगोल समस्या को बलबन ने अत्यधिक गंभीरता से लिया। एक और उसने तुर्क साम्राज्य की सीमाओं को बढ़ाने का विचार त्याग दिया और दूसरी ओर वह दिल्ली सल्तनत को संगठित करने के कार्य में जुट गया। एक और तो साम्राज्य की जो सीमा थी, तुर्क साम्राज्य की जो सीमा थी, उनको बढ़ाने का विचार त्याग दिया और दूसरी ओर दिल्ली सल्तनत को संगठित करने के कार्य में जुट गया। मंगोलों के हमले से निपटने के लिए उसने कई सैनिक क्षेत्र में कार्य किए। अपनी सेना पर अधिक ध्यान देने के साथ उसने पुराने किलों की मरम्मत करवाई और जहां जरूरी समझा वहां नए किलों का निर्माण करवाया मंगोलों के आने वाले मार्गों पर थाने स्थापित किए। साथ साथ उसने उत्तर सीमा से सेट हुए क्षेत्रों में अनुभवी तथा चुस्त इक़्तेदार नियुक्त किए। इन कार्यों के अलावा उसने सिंध का इक्ता अपने ज्येष्ठ पुत्र राजकुमार मोहम्मद को सौंपा, जिसने मुल्तान को अपनी गतिविधियों का केंद्र बनाया। अपने दूसरे बेटे बुगारा खां को सुनम और सामाना
के इख्तियारों की जिम्मेदारी दी और दिल्ली के आसपास का क्षेत्र मालिक बराबक के अधीन रखा। अमीर खुसरो का वर्णन किया, जिसको राजकुमार मोहम्मद ने 3 दिसंबर 1183 को हराया। अमीर खुसरो ने खिजलक मुगलों से युद्ध का वर्णन किया, जिसको राजकुमार मोहम्मद ने 3 दिसंबर 1183 को हराया। उत्तर पश्चिम सीमा से लेकर दिल्ली तक के क्षेत्र की सुरक्षा के लिए बलबन ने इन तीनों अर्थात राजकुमार मोहम्मद, बुगार खां तथा मालिक बराबक में से प्रत्येक को 17,000 से 18,000 घुड़सवार सैनिक दिए और उन्हें आदेश दिया कि जरूरत पड़ने पर वे सुल्तान से और भी सैनिक सहायता की याचना कर सकते हैं। बुगार खां को बंगाल जाने के आदेश देने के बाद उसने समूचे क्षेत्र की सुरक्षा की जिम्मेदारी राजकुमार मोहम्मद के कंधों पर रखी। यहाँ यह बात भी याद रखने की है कि मालिक बराबक भी बलबन के साथ बंगाल के सैनिक अभियान में मौजूद था। दिल्ली से बलबन ने जाने और फिर लौट आने तक के दौरान मंगोलों की गतिविधियों पर काबू रखा गया और 1285 में अचानक तमर के नेतृत्व में 30,000 मंगोल सैनिकों से राजकुमार मोहम्मद को लोहा लेना पड़ा। फुतुहा उस सलतीन नामक ग्रंथ के इतिहासकार इसामी के अनुसार मंगोल अधिक तादाद में होने के कारण भारतीय पंक्तियों को छिन भिन करने में सफल हुआ। राजकुमार मोहम्मद वीरता से लड़ता हुआ मर गया। उसके सवसुर राय कालू ने धन देकर मंगोलों से उसका मृतक शरीर प्राप्त किया। राजकुमार मोहम्मद वीरता से लड़ते हुए मर गया और उसके जो सवसुर राय कुल ने उसका धन देकर उसके मंगोलों से उसका मृतक शरीर प्राप्त किया। बलबन के लिए उसके ज्येष्ठ पुत्र मोहम्मद की मृत्यु इस वृद्ध अवस्था में एक बहुत बड़ा धक्का थी और 1286 में उसने इस संसार को कुछ किया। बलबन ने इस संसार को कुछ किया। बुगार खां के लिए दिल्ली से अधिक लखनौती महत्व रखती थी। राजकुमार मोहम्मद के पुत्र के खुसरो को बलबन ने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था, लेकिन उसकी आंख बंद होने के बाद दिल्ली के अमीरों ने केकूबद को सुल्तान बना दिया। केकूबद का राजकाल का अंत 1290 में हो गया और अब दिल्ली सुल्तान की बागडोर खलजियों के हाथ में थी। इस प्रकार दिल्ली सल्तनत पर तुर्की शासकों के आधिपत्य का दौर समाप्त हो गया। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे आप खलजी शासनकाल। Friends, I hope you will enjoy the video. If you enjoy the video, so don't forget to like, share and subscribe my channel and hit the bell icon to stay updated. और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना ना भूलें, जिससे इस वीडियो का प्रॉफिट उन्हें भी हो। अगर आपको इससे पहले कोई और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।